हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई इम्पल्सिव मूव आता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे पीओआईज बनते हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, बहुत सारे एफवीजीज बनते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज बनते हैं। लेकिन जब उस इम्पल्सिव मूव का करेक्टिव मूव आता है तो हमको ये देखना पड़ता है कि जब इतने सारे पीओआईज हैं तो उनमें से किस पीओआई को टैप करके मार्केट फिर अगला इम्पल्सिव मूव बना सकती है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये मुझे कम्युनिटी टैब पे शेयर हुआ था और इसमें मुझसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हैं और किस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट टैप करके ऊपर जा सकती है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखा है उसमें मैंने वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स की बात की थी और उसमें मैंने क्लियरली एक बात बताई थी कि जो भी स्विंग जो आपको क्लियरली नहीं दिखते हैं, जहाँ मार्केट आपको क्लटर्ड दिखती है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पूरा मार्केट क्लटर्ड है। ये वाला जो मार्केट का हिस्सा है ये पूरा क्लटर्ड मार्केट है। तो अगर ऐसा कुछ मार्केट आपको दिख रहा है या फिर अगर आपको ऐसे स्विंग्स नज़र आ रहे हैं कि जिनमें आपको स्विंग डिफाइन करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक टाइम फ्रेम ऊपर जाएंगे। जब भी हम हायर टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं तो हमको स्विंग हाई और स्विंग लो आराम से देखने को मिलते हैं। तो जैसे अभी हम 1 आवर पे हैं तो हम इसको 4 आवर पे शिफ्ट करते हैं। अब 4 आवर के चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ए है वो 1 आवर पे रिफाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक है। जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक था वो 4 आवर्स पे ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक्स की थ्योरी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग गलत पढ़ाते हैं। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया है। कोई भी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती है, उसका जो क्राइटेरिया है अगर वो मेट होता है तभी वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनती है। तो जैसे जो ए है, ए वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा, ये है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद जो बी का ऑर्डर ब्लॉक था ये भी 1 आवर पे रिफाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर पे अगर आप देखेंगे तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। बट ये जो सी वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो में जब मैं स्विंग वैलिडिटी बता रहा था तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखता है बट हायर टाइम फ्रेम पे वो सिर्फ एक विक है तो उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। वो मैनिपुलेशन हो सकता है या ट्रैप हो सकता है स्मार्ट मनी का। इसके बाद में हम इस वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारी मार्केट थी वो इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे आई क्यों नहीं और वो यहाँ से ही टैप करके ऊपर क्यों चली गई। तो इसको हम क्लियरली पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं पहले आपको बायस समझाता हूँ कि किस बायस के बेसिस पे मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रही थी। तो अब हम वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। तो अगर हम वीकली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो वीकली चार्ट में हमने लास्ट क्या देखा था कि ये जो कैंडल्स थी इनकी लिक्विडिटी हंट हुई थी। तो अगर वीकली कैंडल ने 3 कैंडल की लिक्विडिटी हंट करके ऊपर क्लोजिंग दी है, इन तीनों कैंडल्स की लिक्विडिटी हंट करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये अपर विक। तो अब मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। तो ये था हमारा बायस का क्राइटेरिया। अब हम इसको और रिफ़ाइन करता हूँ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और मैं बताऊँगा कि मार्केट वहाँ से मूव क्यों हुई। हम ये जो पूरा मूव है ये अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस आज का जो मूव है, जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का मूव था, हम उस पे वापस आते हैं। तो अगर हम 1 आवर के चार्ट पे आते हैं और हम ओटी लेवल मार्क करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे ओटी लेवल कौन से हो जाते हैं? हमारे ओटी लेवल जो था उसको टैप करके मार्केट ऊपर मूव कर रही है। ये देखिए, ये हमारा ओटी लेवल था 0.62 और 0.79। इसको मार्केट ने टैप किया और उसके बाद में मार्केट इम्पल्सिव मूव की और निकल गई। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं तो ये जो विक है हमारा, ये जो विक आप देख रहे हैं ये हमारा क्या बनेगा? मिटिगेशन ब्लॉक। तो इस विक को हम एज ऑफ नाउ के लिए मिटिगेशन ब्लॉक मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। तो हमने यहाँ तक मार्किंग कर ली है अपनी। अब हम आगे 4 आवर और 1 आवर के सिनेरियो पे आते हैं। 4 आवर्स पे अगर आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। उसके बाद में मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया। इम्पल्सिव मूव के बाद मार्केट नीचे करेक्ट होने आई कहाँ पे? इस मिटिगेशन ब्लॉक पे। इस मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट फिर से अगला इम्पल्सिव मूव देती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स बना के मार्केट ने ऊपर मूव किया है। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करके मार्केट ऊपर गई। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर गई। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप अभी नहीं किया है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है और एज ऑफ नाउ मार्केट ऊपर मूव कर रही है। अब हम अपने उस मूव पे आते हैं जहाँ से मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया। तो ये 1 आवर का चार्ट था जो मुझे कम्युनिटी टैब पे शेयर हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ
4 आवर के चार्ट पे अगर अब आप मूव को ध्यान से देखते हैं तो अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया है, ऊपर जाके 4 आवर का जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो अब अगर यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गई है हमारी, तो इसके नीचे क्या बना है, फेयर वैल्यू गैप। तो हम ये फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे 1 आवर पे। तो ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, ये फेयर वैल्यू गैप है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर। तो ये हमारे को डबल कॉन्फ्लुएंस मिल गया कि हमारा एक डेली का मिटिगेशन ब्लॉक है, उसके ऊपर 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। तो अब मार्केट इसको टैप करके मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम के पीओआईज हैं। तो यहाँ से मार्केट का रिएक्ट करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हमें इस पूरे मूव में क्या दिख रहा है, हमें इस पूरे मूव में दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है कि इस कैंडल को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, तो ये एक अप क्लोज कैंडल है। उसके बाद में इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है और इस कैंडल के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है। और इस कैंडल के ऊपर हमारा क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। अब हम मार्केट का रिएक्शन देख लेते हैं। अब हमको इस इम्पल्सिव मूव को पकड़ना है। अब हम वापस अपने 4 आवर्स पे आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने क्या देखा कि मार्केट ने इस नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ से जब 4 आवर्स की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हो रही थी, जैसे ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, अगेन ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ और 4 आवर्स की कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर गई। लेकिन अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे डाइसेक्ट करते हैं। ये 4 आवर का सिनेरियो है। अब 4 आवर का कॉरस्पॉन्डिंग टाइम फ्रेम क्या होता है, 15 मिनट। तो अब हम 15 मिनट पे वापस जाते हैं। तो 15 मिनट में हमने क्या देखा कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने टैप किया है। अभी के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए हमारे पास जो स्विंग मूव आता है वो ये वाला स्विंग मूव है। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगी तो हमारा एमएसएस हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्विंग के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। इस कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब की है और इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग भी दे दी है इस कैंडल के। तो ये हमारा एक स्विंग हो गया। अब जब मार्केट इसके ऊपर निकली तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट लेग में एमएसएस हुआ। एमएसएस होने के बाद में हमारे पास में एक आया ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप आ गया और उसके नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया। मार्केट ने इस एफवीजी को टैप किया है और उसके बाद में हमने यहाँ से अपनी एंट्री बनाई स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे। और हमारा पहला जो टारगेट होगा वो क्या होगा, तो हमारा जो फर्स्ट टीपी रहेगा वो रहेगा ये 4 आवर्ली का जो स्विंग हाई है। ये एक जो स्विंग है इसका हाई हमारा 4 आवर्ली का फर्स्ट टीपी रहेगा। मैं इसको फर्स्ट टीपी मार्क कर देता हूँ। और हमारा जो सेकंड टीपी रहेगा वो रहेगा ये वीकली जो कैंडल हमारी थी उसका हाई। तो ये हमारा बन जाएगा TP2। अब हम वापस 15 मिनट पे आके मार्केट का रिएक्शन देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया है। तो हमने अपना जो वीकली टारगेट था वो अचीव कर लिया है। अब मैं इसको और डाइसेक्ट करके आपको समझाना चाहूँगा। अगर हम इस एंट्री को और रिफाइन करना चाहें, अब आपने मुझसे ये पूछा था कि हम कैसे डिफाइन करें कि ये ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा मार्केट ऊपर या फिर नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। तो पहले हम 15 मिनट के दोनों फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं। ये पहला फेयर वैल्यू गैप था और ये दूसरा फेयर वैल्यू गैप था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से वापस जाएगा। मोस्टली केसेस में जब एमएसएस होता है तो जो एक्सट्रीम वाला फेयर वैल्यू गैप होता है हम वहीं से कोशिश करते हैं कि हम एंट्री अपनी बना सकें। तो अब मैं इसको 1 मिनट पे आपको दिखाता हूँ कि हमने इस एंट्री को हम और रिफाइन कैसे कर सकते थे और हम कैसे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना सकते थे इसको। तो मार्केट ने जब 1 मिनट पे
इस नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप को टैप किया तो 1 मिनट पे जो स्ट्रक्चर था उसमें भी एमएसएस हुआ है। ये हमारा एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद में ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, इसको मैं एक ही पीओआई मार्क कर लेता हूँ। तो इस केस में हम क्या करते, इस पीओआई से अपनी एंट्री बनाते और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रहता। यहाँ हम इस फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट से नीचे ले सकते हैं उसको। और हमारा पहला टारगेट क्या रहता, हमारा पहला टारगेट वही TP1 रहता। ये हमारा पहला टारगेट था TP1। यहाँ हमें 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। और ये हमारा TP2 था जो 1:13-14 का ट्रेड था ये। इसी तरह एंट्री को रिफाइन करने का एक तीसरा तरीका भी था, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। उसके लिए पहले मैं चार्ट क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको ये सारे तरीके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर आपकी एक्सट्रीम पे एंट्री मिस हो जाए तो उसके बाद आप सही एंट्री कैसे ले सकते हैं। मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप उस एक एंट्री को मिस कर देते तो दूसरी एंट्री आप कैसे ले सकते थे। अब आप अगर इस 4 आवर के चार्ट को जूम करके देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप था। ये फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो IFVG बन गया। अब हम एंट्री कैसे ले सकते हैं कि मार्केट को इस IFVG को टैप करना पड़ेगा, उसके बाद में भी हमारी एंट्री बन सकती है। तो हम फिर से 15 मिनट पे आ जाएंगे। तो ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट जिसमें कि ये 4 आवर्स का IFVG है। इस 4 आवर्स के IFVG को मार्केट ने टैप किया है और उसके बाद में ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब 15 मिनट के चार्ट पे हम इसको प्ले करके देखते हैं। मार्केट ने इसको टैप किया है और मार्केट ऊपर निकल गया। तो हमारी एंट्री जो थी वो यहाँ पे बन सकती थी, लेकिन हम इस एंट्री को रिफाइन कर सकते हैं फिर से 1 मिनट के चार्ट पे वापस जाके। तो अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से 2020 का जो ICT का मॉडल है वो फिर से देखने को मिलेगा। तो इस पे आप देखेंगे तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और ये हमारी एंट्री है। अब इसमें भी आप बोलेंगे कि 2 फेयर वैल्यू गैप थे, ये हमारे एक्सट्रीम पर तो आया ही नहीं, ये तो पहले फेयर वैल्यू गैप से भी निकल के वापस चला गया। तो इस केस में या तो हम फिब टूल लगाकर 50% के रिट्रेसमेंट से ही अपनी एंट्री बना सकते हैं। ये हमारा 50% है, या तो हम 50% से ही एंट्री लेके इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका क्या है, हम कंटिन्यूएशन मेथड को ट्रेड करेंगे। मार्केट जब यहाँ से वापस उसने एक इम्पल्सिव मूव बनाया तो हमने उसके फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया और जब मार्केट ने उसको रिट्रेस करके वहाँ से ग्रीन कैंडल दी है हमको, तो हम उसके नीचे से अपनी एंट्री बनाकर, उस कैंडल के हाई से अपनी एंट्री बनाकर और अपने जो TPs हैं उनको मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एंट्री के क्राइटेरियाज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो ये थी आज के चार्ट की टोटल एनालिसिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो बायस पर आएगा, जिसमें मैं आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे बायस समझाऊंगा। उसके बाद में आपको बायस का कोई और वीडियो यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको और चार्ट्स पे एनालिसिस वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे कम्युनिटी टैब पे कोई भी चार्ट शेयर कर सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर करूँगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।